फ्रांज काफ्का का जन्म 3 जुलाई 1883 को प्राग, ऑस्ट्रिया हंगरी यानी आज के चेक रिपब्लिक के एक अपर मिडिल क्लास जीविश परिवार में हुआ। उनका परिवार जर्मन स्पीकिंग था और यहाँ की डोमिनेंट कल्चर चेक थी। इस वजह से काफ्का के जीवन में कल्चरल और लिंग्विस्टिक डुअलिटीज का प्रभाव रहा। प्राग का एनवायरनमेंट मल्टी एथनिक और कल्चरली डाइवर्स था, लेकिन इसके साथ ही वहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच एक टेंशन भी थी। यहाँ जर्मन, चेक और जेविश कम्युनिटीज़ एक साथ तो रहती थी, लेकिन इनके बीच काफ़ी डिस्पैरिटी और एलिनेशन भी था। ये डुअलिटी काफ्का के विचारों और उनकी राइटिंग में भी बार बार उभरता है। काफ्का के पिता हरमन काफ्का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो अपने कपड़ों की दुकान चलाते थे। उनका नेचर अथॉरिटेटिव था और उन्होंने अपने बिजनेस और परिवार पर काफ़ी कंट्रोल बनाए रखा। काफ्का के पिता उनकी लाइफ के एक बड़े इन्फ्लुएंस थे और उनके साथ काफ्का का रिश्ता कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लमेटिक था। हरमन काफ्का के हार्श और डोमिनेटिंग नेचर ने काफ्का के अंदर एक गिल्ट और डर का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जो उनके पर्सनल डेवलपमेंट में भी एक शैडो की तरह बना रहा। ये पैटर्नल अथॉरिटी का एक्सपीरियंस काफ्का के वर्क्स में दिखाई देता है। काफ्का का बचपन काफ़ी अलग और आइसोलेटेड था। उनके पिता उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और असर्टिव पर्सनालिटी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन काफ्का नेचुरली शाय और इंट्रोस्पेक्टिव थे। ये कंट्रास्ट उन्हें अपने परिवार और सराउंडिंग से थोड़ा अलग और डिसकनेक्टेड महसूस कराता था। ये आइसोलेशन और अपने असलियत को एक्सप्रेस करने में जो चैलेंजेस उन्होंने फेल किए, उनके लिटरेचर में वो दिखाई देते हैं। काफ्का को अपने परिवार में इमोशनल सपोर्ट और वार्मथ की कमी महसूस होती थी, जिससे उन्होंने अपने आप को बुक्स और राइटिंग में इन्वॉल्व करना शुरू किया। प्राग का जो मल्टीकल्चरल और रिलीजियस एनवायरनमेंट था, उसका काफ्का पर एक कॉम्प्लेक्स प्रभाव पड़ा। एक तरफ उनका जीविश बैकग्राउंड था, जो उस समय एक मार्जिनलाइज्ड और ऑफन मिसअंडरस्टूड कम्युनिटी थी। दूसरी तरफ उन्होंने अपने स्कूल और सोशल लाइफ में जर्मन और चेक कल्चर्स के बीच के डिफरेंसेस और भेदभाव को भी देखा। ये सब एक्सपीरियंसेस काफ्का के अंदर एक डुअल आइडेंटिटी और कल्चरल एलिनेशन का सेंस पैदा कर रहे थे। उनके जीवन में ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस उनके वर्क्स में बार बार प्रकट होते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स को अपने असलियत और अपने सराउंडिंग्स के बीच एक टेंशन महसूस होती है। फ्रांज काफ्का की एजुकेशनल जर्नी उनके थॉट प्रोसेस और लिटरेचर के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करती है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जर्मन लैंग्वेज में प्राग के प्रेस्टिजियस जर्मन स्कूल्स में ली। इन स्कूल्स में काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जो काफ्का के इनर सेंस ऑफ कन्फर्मिटी और इंडिविजुअलिज्म के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाते रहे। अपने एकेडमिक लाइफ के दौरान काफ्का ने लिटरेरी क्लासिक्स और कंटेम्पोररी जर्मन राइटर्स को पढ़ा, जो उनके राइटिंग्स के इनिशियल इंस्पिरेशंस बन गए। इन दिनों में ही उनका लगाव लिटरेचर और फिलॉसफी के प्रति और गहरा होता गया और उन्होंने एग्जिस्टेंशियल और सोशल इश्यूज को समझने की कोशिश शुरू की। काफ्का ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में लॉ की स्टडीज़ की, जिसमें उन्होंने 1906 में डॉक्टरेट डिग्री हासिल की। ये उनका चूजन फील्ड नहीं था। लॉ
का सिलेक्शन उनके पिता के इंसिस्टेंस पर किया गया था, जो उनके कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इसे प्रैक्टिकल समझते थे। काफका को लॉ का कोर्स पर्सनली इंगेज नहीं करता था, लेकिन ये उनके लिए एक कॉम्प्रोमाइज भी था, क्योंकि लॉ में क्वालिफिकेशन पाने के बाद उनके पास अपनी राइटिंग के लिए वक्त भी था। यूनिवर्सिटी के दिनों में काफका का डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के थ्रू होता रहा। यहाँ पर उनकी दोस्ती मैक्स ब्रॉड के साथ हुई, जो उनके एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड और लिटरेरी मेंटर बन गए। मैक्स ब्रॉड के साथ उनका रिश्ता काफी क्लोज और इम्पैक्टफुल रहा। ब्रॉड, जो खुद एक एस्टेब्लिश राइटर और क्रिटिक थे, काफका के राइटिंग को इनकरेज और प्रमोट करते रहे। ये दोस्ती काफका के लिटरेरी स्टाइल और थीम्स को शेप करने में एक बड़ा रोल निभाती है। ब्रॉड ने काफका के एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स और उनके आइसोलेशन के थीम्स को अप्रिशिएट किया और उन्हें पब्लिश और प्रिजर्व करने में मदद की। ये कहा जाता है कि अगर ब्रॉड नहीं होते तो काफका का काम शायद इतने बड़े लेवल पर प्रिजर्व और एक्नॉलेज नहीं हो पाता। काफका के पर्सनल रिलेशनशिप्स उनके जीवन और राइटिंग में और भी डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं। उनका सबसे प्रमुख रोमांटिक कनेक्शन फेलिस बाउर के साथ था। फेलिस और काफका का रिश्ता काफी टर्बुलेंट था, जो एंगेजमेंट और सेपरेशन के साइकिल्स में गुजरा। ये रिलेशनशिप काफका के अंदर के इनसिक्योरिटीज और कमिटमेंट इश्यूज को एक्सपोज करती है। फेलिस के साथ काफका का इमोशनल कनेक्शन उनके लेटर्स और डायरीज में दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और फियर्स को ओपनली एक्सप्रेस किया। ये रिलेशनशिप काफका के वर्क्स, खासकर उनकी स्टोरीज में गिल्ट और सेल्फ डाउट के थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। मिलेना जे सेनका के साथ काफका का दूसरा बड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप था। मिलेना एक जर्नलिस्ट और राइटर थी और काफका के वर्क्स को डीपली समझती थी। उनके साथ काफका का कनेक्शन काफी इंटेंस और इंटेलेक्चुअल था। मिलेना के साथ काफका ने अपने फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल विचारों को शेयर किया और ये रिश्ता उनके लिए एक स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन बन गया। मिलेना के साथ उनका ये बॉन्ड उनके कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स और उनकी इमोशनल डेप्थ में भी दिखाई देता है। इन रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स ने काफका के राइटिंग में साइकोलॉजिकल और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को और गहरा कर दिया। ये कनेक्शंस काफका के अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनसिक्योरिटीज और अपने अलग अलग आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने का एक अच्छा मीडियम दिया, जो उनके लिटरेचर और थीम्स में बार बार उभर के सामने आते हैं। फ्रांज काफका और उनके पिता हरमन काफका के बीच का रिश्ता उनके जीवन के सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पैक्टफुल कनेक्शन में से एक था। काफका ने अपने पिता से अपने फीलिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को ओपनली डिस्कस नहीं किया, लेकिन 1919 में उन्होंने लेटर टू हिज फादर लिखा, जो उनके अंदर की पर्सनल स्ट्रगल्स का एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। ये लेटर काफका ने अपने फादर को कभी नहीं भेजा, लेकिन इसमें उन्होंने अपने अंदर के डर, गिल्ट और अपनी इंडिविजुअलिटी के कॉन्फ्लिक्ट को ऑनेस्टली लिखा है। ये लेटर उनके पर्सनैलिटी के इनर कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सप्लोर करता है। एक तरफ उन्हें अपने पिता का अप्रूवल और एक्सेप्टेंस चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपनी यूनिक आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी का भी स्ट्रगल था। काफका का पर्सनल कैरियर उनकी राइटिंग पर एक अहम प्रभाव डालता है। उन्होंने अपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा एक इंश्योरेंस कंपनी में लीगल क्लर्क के रूप में काम करते हुए बिताया। उनका काम था इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और वर्कर्स कॉम्पनसेशन केसेस का एनालिसिस करना,
जो बहुत ही प्रोसीजरल और ब्यूरोक्रेटिक था। इंश्योरेंस कंपनी का काम उनके लिए पर्सनली सेटिस्फाइंग नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने इस जॉब को अपनाया। इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में उन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल मेज को देखा जो लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के परिप्रेक्ष्य में मीनिंगलेस था। काफका का यहाँ देखे गए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्स रूल्स उनके काम में भी दिखते हैं, जिसमें इंसान अपने ही दुनिया के कंट्रोल्स के सामने पावरलेस और एलिनेटेड महसूस करता है। काफका के कामों में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का प्रभाव द ट्रायल और द कैसल जैसे वर्क्स में दिखाई देता है। इन स्टोरीज में काफकास्क ब्यूरोक्रेसी का डिपिक्शन है, यानी जिसमें अथॉरिटी के रूल्स एब्सर्ड और इंसान के अंडरस्टैंडिंग के परे होते हैं। काफका ने अपने कैरेक्टर्स को ऐसे सिस्टम्स में डाला है जिसमें वो अपनी एग्जिस्टेंस का मतलब खो देते हैं और उनके एक्शंस उस सिस्टम के सामने मीनिंगलेस लगते हैं। ये एब्सर्ड सिस्टम्स काफका के पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने देखा था कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन के रेगुलेशंस इंसान के इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड्स से डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। फ्रांज काफका का लिटरेरी स्टाइल और टेक्निक उनके काम को एक यूनिक और रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी देती है, जिसे काफकास्क कहा जाता है। काफकास्क स्टाइल का मूल एलिमेंट्स अब्सर्डिटी और एग्जिस्टेंशियलिज्म हैं, जो इंसान के अलगाव, फियर और हेल्पलेसनेस को दिखाते हैं। काफका के कैरेक्टर्स और उनके सिचुएशंस अक्सर एक ऐसे वर्ल्ड में होते हैं जो बेकार और एब्सर्ड लगता है, जहां उनके डिसीजंस और एक्शंस पर एक इनविजिबल और पावरफुल सिस्टम का प्रभाव होता है। काफका के कामों में सरियलिज्म यानी कल्पना से परे और सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा दिखता है। उनके थीम्स को ये और भी गहरा बनाता है। काफका ने सरियल सिचुएशंस और मेटाफोरिकल सिंबल्स का इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि रीडर्स उनके कैरेक्टर्स की फीलिंग्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से महसूस कर सकते हैं। सरियलिज्म के माध्यम से काफका एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण करते हैं जो विजुअली और लॉजिकली अलग है, स्ट्रेंज है, लेकिन इमोशनली और साइकोलॉजिकली रियल लगती है। काफका के वर्क्स में सिंबल्स और इमेजरी यानी चित्रण का यूसेज भी उनके स्टाइल का एक खास हिस्सा है। सिंबल्स उनके कैरेक्टर्स के दर्द और अलगाव के इमोशनल एस्पेक्ट को दिखाते हैं। काफका के कैरेक्टर्स का एक ऐसे सिस्टम से जूझना जो उनके कंट्रोल और समझ से परे है, रीडर्स को उस इमोशनल स्ट्रगल में इन्वॉल्व करता है जो काफका खुद अपने जीवन में महसूस करते थे। काफका का द मेटामॉर्फोसिस उनके सबसे प्रमुख और प्रभावशाली कामों में से एक है। ये कहानी एक यंग सेल्समैन ग्रेगर सेम्सा के जीवन पर आधारित है, जो एक सुबह अपने आप को एक बड़े कीड़े यानी इंसेक्ट में बदला हुआ पाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब्सर्ड और सररियल लगता है, लेकिन इसमें एलिनेशन यानी अलगाव और ट्रांसफॉर्मेशन के डीपर सिंबल्स छिपे हुए हैं। ग्रेगर का कीड़े में बदल जाना एक एग्जिस्टेंशियल मेटाफर है, जो उसके अलगाव और उसके परिवार और सोसाइटी के साथ उसके टूटे हुए कनेक्शन को दिखाता है। इस कहानी के माध्यम से काफका इंसान के अंदर के एग्जिस्टेंशियल डर और सोशल आइसोलेशन को एक्सप्लोर करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ग्रेगर अपने परिवार के लिए एक बोझ बन जाता है और उसका अलगाव और इंटेंस हो जाता है। ये सिचुएशन उनके एग्जिस्टेंशियल कंडीशन और परिवार और सोसाइटी के नॉर्म्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है।
काफका ने यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन और एलिनेशन के थीम्स के माध्यम से इंसान के अस्तित्व और आइडेंटिटी के क्वेश्चन को खड़ा किया है। ये स्टोरी काफकास के स्टाइल का एक उदाहरण भी है, जिसमें अब्सर्डिटी और रियलिटी के बीच एक सररियल बैलेंस बनाया गया है, जिससे रीडर्स को ग्रेगर की इनर सफरिंग और एग्जिस्टेंशियल अलगाव महसूस होता है। द ट्रायल काफका का दूसरा सिग्निफिकेंट काम है, जो ब्यूरोक्रेसी और अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्स और ऑपरेसिव नेचर को दिखाता है। ये कहानी जोसेफ के आसपास घूमती है, जो बिना किसी रीजन के एक सुबह अरेस्ट हो जाता है और अपने ही ट्रायल के रीजंस और प्रोसेस को समझने के लिए स्ट्रगल करता है। काफका यहाँ ब्यूरोक्रेसी के एब्सर्ड और इरेशनल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें एक ऐसे सिस्टम का डिपिक्शन है जो इंसान की अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल से परे होता है। द ट्रायल में जोसेफ के एक्सपीरियंसेस रीडर्स को ये दिखाते हैं कि कैसे ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम इंसान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी और फ्रीडम को ग्रेजुअली कंज्यूम करता है। जोसेफ अपने ट्रायल और उसके चार्जेस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सारा एफर्ट एक एंडलेस मेज में खो जाता है। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के मेज और अथॉरिटी के मीनिंगलेस कंट्रोल्स का प्रतीक है। काफका का द कैसल ब्यूरोक्रेसी और अथॉरिटी के थीम्स को और गहरा कर देता है। ये कहानी के नाम के एक लैंड सर्वेयर की है, जो एक गांव में आता है और कैसल में पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा ब्यूरोक्रेसी और इनएक्सेसिबल अथॉरिटी के बीच फंसा रहता है। काफका यहाँ अथॉरिटी और पावर स्ट्रक्चर्स के इनएक्सेसिबल नेचर और इंसान के आइसोलेशन को दिखाते हैं। इन तीनों कामों में काफका ने इंसान के एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स और ब्यूरोक्रेसी के ऑपरेसिव नेचर को एक्सप्लोर किया है। अल्बर्ट कामू का द मिथ ऑफ सिसिफस का कॉन्सेप्ट, जिसमें सिसिफस बार बार एक चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाता है जो फिर से नीचे आ जाती है, काफका के एग्जिस्टेंशियल व्यू से रिलेट करती है। ये एक्ट ऑफ रेपिटेटिव मीनिंगलेस स्ट्रगल एक एग्जिस्टेंशियल मेटाफर है, जिसमें इंसान अपने मीनिंगलेस दुनिया में स्ट्रगल करता है बिना किसी सेटिस्फैक्शन या एकॉम्प्लिशमेंट के। काफका के कैरेक्टर्स भी अपनी अब्सर्ड दुनिया में ऐसे ही छोटे और होपलेस स्ट्रगल्स में फंसे दिखाई देते हैं, जिसमें उन्हें कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। काफका का एग्जिस्टेंशियल व्यू एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स जैसे सार्त्र और कामू से कुछ एस्पेक्ट्स में अलग है। सार्त्र के लिए फ्रीडम और चॉइस एग्जिस्टेंशियल थॉट के सेंट्रल थीम्स हैं। इंसान अपनी चॉइसेस के माध्यम से अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग डिफाइन कर सकता है। काफका के कामों में ये फ्रीडम और चॉइस लिमिटेड लगती है। काफका के कैरेक्टर्स अपने सिचुएशंस में ऑफन पावरलेस और कंट्रोल महसूस करते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल रूल्स उनके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, काफका के काम को समझने के लिए उनके साइकोलॉजिकल स्टेट का अध्ययन करना भी ज़रूरी है। काफका के जीवन में मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का गहरा प्रभाव था। ये इनसिक्योरिटीज और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी राइटिंग में उभर के सामने आते हैं। काफका के कैरेक्टर्स और उनकी कहानियों की थीम्स उनके अंदर के एग्जिस्टेंशियल डर, इनसिक्योरिटी और गिल्ट का प्रतीक है। काफका अपने राइटिंग के माध्यम से अपने दर्द और इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं और ये एक तरह से उनके लिए थेरेप्यूटिक प्रोसेस बन जाता है।
काफका अपने आप को हमेशा एक आउटसाइडर के रूप में महसूस करते थे, जो उनके राइटिंग के टोन और स्टाइल में रिफ्लेक्ट होता है। काफका ने अपनी राइटिंग को सिर्फ अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और थॉट्स को एक्सप्लोर करने का एक माध्यम माना, न कि अपने आप को लिटरेरी दुनिया में एस्टेब्लिश करने का तरीका। काफका को अपने लिखे हुए कामों पर कभी भी उतनी संतुष्टि शायद नहीं मिली और उन्होंने अक्सर अपनी स्टोरीज और नॉवेल्स को इनकम्प्लीट या अनपॉलिश्ड समझा। ये डिसैटिस्फैक्शन इतना था कि अपने अंत के कुछ सालों में उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड मैक्स ब्रॉड से कहा था कि उनके मरने के बाद उनकी अनपब्लिश्ड वर्क्स और डायरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। काफका का अपने वर्क्स को डिस्ट्रॉय करने का ये इच्छा का होना भी उनके राइटिंग के प्रति एम्बिवेलेंस और इंटेंस सेल्फ डाउट का शायद प्रतीक था। काफका के मरने के बाद ब्रॉड ने उनके विशेष को इग्नोर करते हुए उनके अनपब्लिश्ड वर्क्स को प्रिजर्व किया और उन्हें पब्लिश करवाया। ब्रॉड ने काफका की राइटिंग के फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल डेप्थ को समझा और उन्होंने उनके कामों के लिटरेरी और फिलोसॉफिकल इम्पोर्टेंस को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। ब्रॉड ने द ट्रायल, द कैसल और काफका के कई स्टोरीज और फ्रेगमेंट्स को एडिट और पब्लिश किया, जिससे काफका के काम को एक वाइडर ऑडियंस मिल पाई। काफका के वर्क्स एक डार्क लेकिन रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखाते हैं, जिसमें इंसान के दर्द और स्ट्रगल्स का सच्चाई से सामना होता है। उनकी राइटिंग एक मिरर है जो हमारी खुद की एग्जिस्टेंशियल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है और हमें हमारे अस्तित्व के डीपर क्वेश्चंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। काफका का काम आज भी रेलेवेंट और थॉट प्रोवोकिंग है, जो उनके टाइमलेस विजन और ह्यूमन कंडीशन पर उनके अपने पर्सपेक्टिव को दिखाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।